जब कोई भी देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है तो एक सवाल हमेशा सामने आता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीच का रास्ता यानी समझौता अपनाना सही है या फिर सीधा संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। आज हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। ये कहानी एक ऐसे ही आंदोलन की है जो एक मोड़ पर आकर दो हिस्सों में बंट गया था। एक रास्ता समझौते की ओर जाता था और दूसरा सीधी कार्रवाई की तरफ। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दौर के जयपुर को समझते हैं। उस समय भारत की रियासतों में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रही थी और जितने भी शुरुआती कार्यकर्ता थे उनका एक ही मुख्य लक्ष्य था, और ये लक्ष्य था उत्तरदायी शासन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि भारत की सभी रियासतों में चल रहे राजनीतिक आंदोलनों का अंतिम मकसद था। इसका सीधा सा मतलब था एक ऐसी सरकार बनाना जो राजा या अंग्रेजों के बजाय सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हो। इस पूरी जागृति की चिंगारी जगाने वालों में सबसे पहले नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का। उन्होंने शिक्षा को क्रांति का जरिया बनाया। उनका जो वर्धमान विद्यालय था वो सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि क्रांतिकारियों की एक नर्सरी बन गया था, जहां से आज़ादी के दीवानों की एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई। फिर इस कहानी में आते हैं जमुना लाल बजाज, जिन्हें लोग प्यार से गांधी जी का पांचवां बेटा भी कहते थे। वो सिर्फ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ही नहीं थे, बल्कि गांधी जी के इतने पक्के अनुयायी थे कि उनके एक कहने पर उन्होंने अंग्रेजों से मिली राय बहादुर की उपाधि तक लौटा दी थी। और इस तिकड़ी को पूरा करते थे हीरालाल शास्त्री। उनका मानना था कि समाज को बदले बिना सच्ची आज़ादी मिल ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर लगाया, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर। उनकी संस्था जीवन कुटीर ही आगे चलकर मशहूर वनस्थली विद्यापीठ बनी। तो इन लोगों की शुरुआती कोशिशों ने, आप कह सकते हैं, एक बड़े और संगठित आंदोलन के लिए जमीन तैयार करती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि जयपुर प्रजामंडल औपचारिक रूप से कैसे बना और कैसे आगे बढ़ा। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1931 में, जब कपूर चंद पाटनी ने इसकी स्थापना की। लेकिन शुरुआती कुछ साल ये लगभग निष्क्रिय ही रहा। फिर 1936 में जमनालाल बजाज ने इसमें नई जान फूंकी और इसका पुनर्गठन किया, और आखिरकार 1938 में बजाज की ही अध्यक्षता में इसका पहला बड़ा अधिवेशन हुआ, जिसने आंदोलन की दिशा पूरी तरह से तय कर दी। अब ये आंदोलन कितना बड़ा हो रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी खुद जयपुर आईं और उन्होंने महिलाओं की एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया। ये एक साफ संकेत था कि आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। जाहिर है, जैसे जैसे आंदोलन की ताकत बढ़ी, रियासत की सरकार की चिंताएं भी बढ़ने लगी और उन्होंने प्रजामंडल पर पाबंदी लगा दी। लेकिन आंदोलनकारी झुके नहीं। उन्होंने इसके जवाब में सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसके बाद उनके सबसे बड़े नेता जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, साल 1942। ये वो साल था जब पूरे देश में आज़ादी की एक ऐसी लहर उठी जिसने जयपुर प्रजामंडल को एक बहुत ही मुश्किल चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अगस्त 1942, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस राष्ट्रीय उथल-पुथल ने हर स्थानीय आंदोलन, जिसमें जयपुर प्रजामंडल भी शामिल था, को एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि वो किसके साथ हैं। और इसी राष्ट्रीय दबाव ने प्रजामंडल के अंदर ही एक बहुत बड़ी दरार डाल दी। एक गुट ने समझौते का रास्ता चुना, जबकि दूसरे ने विद्रोह का। तो आखिर ये समझौता था क्या? 17 सितंबर 1942 को प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच एक समझौता हुआ। इसे जेंटलमैन अग्रीमेंट कहा गया। इसमें जयपुर को कई रियायतें मिली, जैसे उत्तरदायी सरकार बनाने का वादा और युद्ध में अंग्रेजों की मदद ना करने का भरोसा। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी कि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। और बस इसी एक शर्त ने आंदोलन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व वाले प्रजामंडल ने इस समझौते को मान लिया और स्थानीय लक्ष्यों पर ध्यान देने का फैसला किया। लेकिन आंदोलन में एक दूसरा गुट भी था, जिससे ये समझौता आज़ादी के साथ एक धोखा लगा और उन्होंने अपना एक अलग ही रास्ता चुन लिया। तो ये जो असंतुष्ट गुट था, उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एक नया मोर्चा बना लिया, आज़ाद मोर्चा। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, जयपुर को राष्ट्रीय भारत छोड़ो आंदोलन का एक अहम हिस्सा बनाना। वे मानते थे कि जयपुर की लड़ाई
पूरे भारत की आज़ादी की लड़ाई से अलग हो ही नहीं सकती। तो सवाल ये है कि ये विभाजन कब तक चला और आखिर में इस पूरे आंदोलन ने क्या हासिल किया। चलिए अब कहानी के अंतिम हिस्से पर चलते हैं। तो करीब 3 साल तक ये दोनों गुट अलग अलग काम करते रहे। आखिरकार 1945 में जवाहरलाल नेहरू के दखल के बाद दोनों गुटों के बीच की दूरियां मिटी। आजाद मोर्चा का वापस प्रजामंडल में विलय हो गया और आंदोलन एक बार फिर से एकजुट हो गया। इस एकजुटता का असर भी हुआ। आंदोलन के दबाव और उस जेंटलमैन एग्रीमेंट की शर्तों की वजह से जयपुर रियासत को आखिरकार झुकना पड़ा। 1946 में एक प्रतिनिधि सरकार बनी और देवी शंकर तिवारी पहले गैर सरकारी मंत्री बने। ये उत्तरदायी शासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर वो दिन आया, 30 मार्च 1949, जब जयपुर राज्य का आधिकारिक तौर पर राजस्थान में विलय हो गया। और इसी के साथ एक प्रतिनिधि सरकार के लिए जो दशकों से संघर्ष चल रहा था, वो अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचा। तो आखिर में जयपुर प्रजामंडल की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि आज़ादी का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। ये अक्सर स्थानीय ज़रूरतों और राष्ट्रीय आदर्शों के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत ही जटिल और उलझी हुई प्रक्रिया होती है। और ये बात हमें वापस हमारे सबसे पहले सवाल पर ले आती है। जयपुर के उस संघर्ष में क्या हीरालाल शास्त्री का व्यवहारिक समझौता सही था या फिर बाबा हरिश्चंद्र का आदर्शवादी विद्रोह? इसका कोई आसान जवाब नहीं है और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।